अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में इमरा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को मेरे नए व्यूवर्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। विंग चेयर पे बैठे माहिर ने आंखें खोली, एक नज़र खामोश रखे फ़ोन को देखा, फिर झुक के उसे उठा लिया। स्क्रीन रोशन की तो चंद नीले टिक उसका मुंह चुरा रहे थे। वो ज़ियाद के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी, उसकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहती थी। बियर बॉल दुरुस्त कहता था, उसे कशमाला मुबीन को एक तरफ रख के अपने केस के ऊपर काम करना था। आज़ादी उसके लिए कशमाला मुबीन से ज़्यादा ज़रूरी थी। एक दफ़ा फिर कैद में नहीं जा सकता था वो। उसने ग्रीन आइज नामी चैट अंगूठे से स्लाइड की और उसे आर्चीव में डाल दिया। एक तरह से उसे जहन के किसी अकबी खाने में बंद कर दिया। फिर सुजैन का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। सुबह मुझसे मिलो, हमें अगली समात की तैयारी करनी है। उस सुबह मौसम पहले से कई गुना गर्म था। अजीब सी हिद्दत थी जो सारे जद्दा को अपनी लपेट में लिए हुए थी। तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। नोरा ने उसे अपने ऑफिस में दाखिल होते देखा तो फौरन तंबीहा की। अभी तक ऑफ है। वो संजीदा चेहरे के साथ कदम कदम चलती अंदर आई। नोरा ने ऐना के ऊपर से बगौर उसे देखा। सुरमई अबाए में मलबूस, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए, स्कार्फ सर पे लपेट के गर्दन तले अरसे वो बिना मेकअप के संजीदा सी लग रही थी। सामने से खुले अबाए से हाई वेस्ट ट्राउजर और सफेद टॉप नजर आता था जिसके गिरेबान पे दाग लगा था। आज वो जैसे ढंग से तैयार नहीं हुई थी। आपकी कही गई इम्प्रोविसेशन के बाद की फाइल। उसने एक फ्लैश ड्राइव सामने रखी और खड़े खड़े बताने लगी। उसके चेहरे पे दाएं तरफ 2 नए दाने उभर रहे थे। तुम जल्दी में हो? मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, मजीद काम नहीं कर सकूंगी। शी, ऐसे तो तुम कभी अपना करियर सेट नहीं कर सकोगे। करियर? उसके होंठों पे एक तलक सी मुस्कुराहट उभरी। मेरी जिंदगी में करियर से ज्यादा बड़े मसाइल हैं। नोरा फिर खनकारी। मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं आपसे किसी किस्म की पेमेंट नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अंदाज में शर्मिंदगी दार आई। मैं जानती थी तुम आखिर में यही कहोगी, पाकिस्तानीज। नोरा ने मुस्कुरा के जैसे तंज पे सर झटका। वो बहुत सी तलखी खा रहे पानी के घूंट की तरह पी गई। चेहरा संजीदा रखा, ढीठ और संजीदा। सुबह तुम्हारा शोहर आया था। चेक काटते हुए वो सरसरी अंदाज में कहने लगी। वो जहां थी वहीं रह गई, साकत जामद। फिर सांस तक रुक गया। वो तुम्हें तलाश कर रहा था, परेशान लग रहा था। मैंने बता दिया कि तुम यहाँ नहीं हो। वो कलम को हाथ में घुमाते हुए बगौर उसे देख के कह रही थी। कहाँ रह रही हो? माला ने चेक उठा के देखा। उसकी तवक्का से कम था, लेकिन गनीमत था। जगह है मेरे पास। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। जाहिर है वो उसके पीछे आया होगा। उसने कैसे समझ लिया कि वो नहीं आएगा? तुम्हारे हकूक हैं इस मुल्क में, ये मत भूलना। अगर कोई मसला हो तो हुकूमत तुम्हें बचा सकती है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। वो इस दफा मुस्कुराई तो उसकी आंखें गीली थी। मजीद पैसे चाहिए? उनकी आंखों में कुछ था, एक नरम सा तासुर जो उसने पहले नहीं देखा था। आंसुओं का एक गोला हलक से ऊपर आने लगा, लेकिन उसे नीचे धकेल दिया। वो हूरे जहां की बेटी थी। उठी, गर्दन से मुस्कुराई और नफी में सर हिला दिया। सिर्फ अपनी मेहनत के चाहिए थे, वो मिल गए, बहुत हैं। वो वापस दरवाजे तक जा रही थी जब उनकी आवाज सुनाई दी। वो नहीं बदलेगा, कोई किसी के लिए नहीं बदलता। वो मुड़ी नहीं, बस दरवाजे खोल के आगे बढ़ गई। क्या नोरा को लगता था कि वो अब तक इतना नहीं समझ सकी? अपने डेस्क पे जाके उसने एक बॉक्स उठाया। उसका रंग खाकी था। अब वो अपनी चीजें बारी बारी उसमें भरने लगी। माँ की तस्वीर का फ्रेम, कागज, चार्जेस और उसके पौधे, नन्हे नन्हे हाथ जितने सफेद गमले। शील्डन सबसे ऊपर था। जहन के सामने एक मंजर लहराया। वो ओशन में खड़ी थी और सुरमई बॉक्स में अपना सामान डाल रही थी। आंखें बार बार भर रही थी। शील्डन को सबसे ऊपर रखा और बाहर निकली। कैफ सामने खड़ा था। वो दीवार पे बनी अलविजन पेंटिंग को देख रहा था। उसे आते देख के पलटा, उसको देखा और मुस्कुराया। गाल पे घड़ा सा बना। चलें बॉस? मौला ने गहरी गीली आंखें खोली।
ओशन कहीं नहीं था। वो खाकी बॉक्स लिए जद्दा की उस ऑफिस में खड़ी थी। सिर्फ बॉक्स का रंग बदला था या जिंदगी बदल गई थी। वो 1 साल पहले अप्रैल के महीने में ओशन से यूं ही निकली थी। आज 1 साल बाद मार्च के महीने में वो जद्दा की इस को-वर्किंग स्पेस को छोड़ रही थी। उसका करियर अब कभी दोबारा नहीं बन सकेगा। कशमाला मुबीन करियर के हवाले से एक नाकाम औरत थी और मालिक साहिब कहते थे कि वो ज़ाती ज़िंदगी में भी नाकाम हो जाए। उसने आखिरी दफ़ा उस मेन हाल को देखा, अपने डेस्क को, खिड़की से दिखाई देते मंजरनामे को, यहाँ बैठ के काम करने की ख्वाहिश, यहाँ से अपने एक नए करियर की इब्तिदा करने की तमन्ना, सब खाकी बॉक्स के साथ खाक हुआ था। वो बॉक्स लिए लिफ्ट में सवार हुई तो एक एक कदम भारी था, एक एक कदम हल्का था। लिफ्ट के दरवाजे बिल्डिंग की लॉबी में खुले। सामने शीशे की दीवारें नजर आई जिनके पार सड़क दिखाई दे रही थी। वो किसी को देखे बिना नाक की सीध में चलती आगे आई थी। कशमाला, उसके कदम जंजीर हुए। उसे सब माला कहते थे, उसके बहन भाई भी, सफूरा भी, माहिर भी, मालिक भी, बियर बॉल भी, यहाँ तक के नोरा भी। उसे कशमाला सिर्फ एक शख्स कहता था, वो जिसने उसे कभी माला कह के नहीं पुकारा था। धीरे से वो पलटी। ज़ियाद सुल्तान सामने खड़ा था। इन दोनों के दरमियान चंद फुट का फासला था। वो एक सोफे के सामने खड़ा था। उसने कल रात वाला लिबास पहन रखा था जो अब मलगजा सा लग रहा था। बाल माथे पे बेतरतीबी से बिखरे थे और आंखों में बहुत कुछ था, फिक्रमंदी, जमाने भर की शिकस्तगी। वो चंद लम्हे उसे देखे गई। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, उसकी आंखें खाली थी। क्या हम बैठ के कुछ देर बात कर सकते हैं? वो कहना चाहती थी कि नहीं, वो उसके साथ चंद मिनट भी नहीं गुजार सकती थी। वो रास्ता बदलना चाहती थी, लेकिन फिर मंजर बदला। वो सफ़ेद कामदार दुपट्टा सर पे पहने, अंगूठियों और मेहंदी से भरी, हाथ से मुस्कुरा के सर झुकाए एक कागज़ पे दस्तखत कर रही थी। मौलवी साहिब उससे कुछ पूछ रहे थे। शेरवानी में मलबूस ज़ियाद साथ था। वो मुस्कुरा रहा था। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। वो दुआ आम दुआ नहीं होती, वो दो इंसानों को बांध देती है, ऐसे कि वो इतने आराम से रास्ता नहीं बदल सकते। माला ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर मंजर फिर से बदला। वो मालदीव के एक साहिल पे चल रहे थे। उसने सर पे हैट पहन रखा था। उसे कोई किस्सा सुना रहा था। वो हंस रही थी। हर दफा कदम पीछे करते वक्त बहुत सी यादें सामने आ जाती, बुरे दिनों की अच्छी यादें। वो उसका शोहर था। वो ऐसे रास्ता नहीं बदल सकती थी। मेरे पास 10 मिनट हैं, उसने खुद को कहते सुना। दिमाग और जिस्म साथ साथ थे, दिल खामोश था। वो दोनों लॉबी में रखे सोफों की तरफ एक साथ बैठ गए। वो उसके सामने एक सोफे पर बैठी, टांग पे टांग जमा ली। वो सामने बैठा तो टांग पे टांग नहीं जमाई। आगे को हुए सोफे के किनारे बेचैन सा बैठा, हाथ बाहम फंसाए, मुल्तजी नजरों से उसे देखा। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान रहा कि तुम कहाँ चली गई हो। मैं रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये आपको मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था ज़ियाद। एकदम सारी यादें पीछे चली गई, जैसे किसी ने उन्हें कुएं में धकेल के ऊपर से बहुत सा पानी गिरा दिया हो। अब सिर्फ ऊपरी बाजुओं पे गरम सलाखों जैसा दर्द रह गया था। कशमाला, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं गुस्से में आ गया था। क्या तुम वो सब भूल सकती हो? ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो बेबसी से कह रहा था। मैंने ना कभी तुम्हें थप्पड़ वगैरह मारा है, ना सोच सकता हूँ। वो तो बस गुस्से में मैन हैंडलिंग कहते हैं इसको ज़ियाद। उसने अपने कंधे को छू के याद दिलाया। ज़ियाद पर जमी उसकी आंखों में गुस्सा भी था और नमी भी। वो नमी जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती थी। आई एम सो सॉरी। मेरा यही गुस्सा हमेशा मुझे खसारे में ला खड़ा करता है। तुम एक ही हफ्ते में दूसरी दफ़ा मुल्क से बाहर जाने का कह रही थी। कभी अपने बॉस पे ऐसा गुस्सा किया? अगर वो एक ही हफ्ते में 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स का कहता, कभी बॉस के बाजुओं को ऐसे झंझोरा कि उस पे नील पड़ जाए? नहीं ना? क्यों? वो खामोश हो गया। अलबत्ता उसकी आंखों में नमी धार आई। मैं बताती हूँ क्यों नहीं ज़ियाद सुल्तान, क्योंकि आपके गुस्से को भी मालूम होता है कि अगर बॉस पे हाथ उठाया तो वो जवाबन मार मार के लहू लहान कर देगा। वो मर्द है, आपका रिस्क उसके बंधा हुआ है, इसलिए आपके सामने आपको अपना गुस्सा दबाना पड़ता है। लेकिन बीवी पे हाथ उठाया जा सकता है क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकती, चाहे वो हूरे जहां की बेटी हो या बख्त बे की। वो डर जाती है। तेज तेज बोलते उसका सांस फूलने लगा। आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ ये आइंदा नहीं होगा। मुझे खुद एहसास है कि ये बहुत गलत हुआ। आइंदा? वो गहरे गहरे सांस लेते उसे देखती रही। अभी आइंदा भी आना था। प्लीज
मेरे साथ घर चलो, तुम जैसे कहोगी हम वैसे करेंगे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, यहाँ जहाँ तुम कहो। समझो वो सब हुआ ही नहीं। वो आगे को होके बैठा, मिन्नत भरे अंदाज में कह रहा था। वो एक लम्हे के लिए गूंग हो गई, समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो ज़िया से लड़ने, उस पे चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो उसकी मिन्नत के लिए तैयार नहीं थी, उसके माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। दिल के कुएं से फिर वही अच्छी यादें हाथ बाहर निकालने लगी, आंसू आंखों में भर गए। वो दोनों चंद लम्हे खामोशी से इस लॉबी में बैठे रहे, सोफों पे आमने सामने। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो बख्तबी की बेटी नहीं थी, उसका दूसरा कदम उससे मुख्तलिफ था। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ज़ियाद ने जैसे सुना ही नहीं। उसने सोफे पे साथ रखा एक छोटा सा गिफ्ट बैग उठाया। माला के आबरू ताज्जुब से उठे। ज़ियाद ने हाथ डाल के अंदर से एक डब्बी निकाली, फिर इसको खोला। मैं अपने रवैये की तलाफी करना चाहता था। ये सिर्फ एक गेस्चर है कि मैं शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। डब्बी में एक नन्हा सा नाजुक हीरे का लॉकेट जगमगा रहा था। वो चंद लम्हे साकत से इस लॉकेट में चमकते हीरे को देखे गई। वो 2 कैरेट का डायमंड था। कशमाला प्लीज मुझसे लड़ो, जो कहो, बल्कि तुम मुझे भी मार लो। मैं क्यों मार लूं? वो दबा दबा सा चलाई। मुझे ऐसे बड़ा नहीं किया गया मिस्टर ज़ियाद। मेरा गुस्सा भी मेरी मोहब्बत का हिस्सा है कशमाला। हम गुस्सा भी अपनों पर करते हैं, और अगर उनका दिल दुखा दें तो उसकी तलाफी भी करते हैं। मैं तलाफी करना चाह रहा हूँ। भूल जाओ इस रात को, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो डब्बी हाथ में लिए बैठा उसे देखे गया। मैं बताऊं मोहब्बत क्या होती है? वो गुलाबी चेहरे और नम आंखों से कह रही थी। माँ बचपन में हमें भी मार देती थी जब हम बहुत छोटे थे, कभी जूता कभी हैंगर, लेकिन बड़े होने के बाद उन्होंने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया, सिवाय मोइद के, जब वो नमाज नहीं पढ़ता था। नमाज के अलावा माँ हमें नहीं मारती थी। अगर उन्हें गुस्सा आता तो वो नाराज हो जाती थी, बिल्कुल खामोश। और वो इतना बोलने वाली खातून जिस दिन खामोश होती, हमें मालूम हो जाता कि वो नाराज हैं। वो बात किए बिना चुपचाप अपने काम करती, सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती, ख्वाम खा के टांके लगाती, और हम तीनों उनके इर्द गिर्द मंडलाते। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। हम सहम जाते, परेशान हो जाते, फिर एक दूसरे से पूछते कि वो क्यों नाराज हैं। फिर उनके पास जाते, उनसे माजरत करते, उनके गिर्द मंडलाते रहते, यहाँ तक कि वो मुस्कुरा देती। उनकी इस पहली मुस्कुराहट का हम इंतज़ार करते थे, और तब हमें मालूम होता कि अब वो नाराज़ नहीं हैं। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत में नाराज़ी दिखाने के लिए हाथ नहीं उठाया जाता। मुझे हीरे नहीं चाहिए हैं, मुझे वो इज्जत चाहिए थी जिसकी मैं मुस्तहिक थी। वो खाकी बॉक्स लिए उठ खड़ी हुई। ज़ियाद ने डब्बी बंद की और साथ ही उठा। तुम जो कहोगी हम वो कर लेंगे, वो मुल्तजई लहजे में कह रहा था। अब देर हो चुकी है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त? उसकी उम्मीद जागी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ वक्त चाहिए, चंद दिन, चंद हफ्ते। आप मुझे कॉल नहीं करेंगे? मैं अभी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब हूँगी तो मैं खुद आपको बता दूंगी। ज़ियाद ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप इसकी खोज में नहीं पड़ेंगे। आप मुझे कुछ दिन के लिए तन्हा छोड़ देंगे। ज़ियाद ने जेब में डब्बी वापस रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे जाते देखती रही। उसने नहीं पूछा कि उसे पैसे चाहिए या नहीं। वो इतने दिन उसके बगैर कैसे रहेगी? उसके निकलने के चंद मिनट बाद वो वहीं बैठी रही, गहरे सांस लेती रही, फिर टैक्सी कॉल करने लगी। बाहर सड़क के किनारे एक कार में बैठे ज़िया सुल्तान उसे टैक्सी में सवार होते देखा, फिर सनग्लासेस आंखों पे चढ़ा लिए और कार उसकी टैक्सी के पीछे लगा दी। दरमियान में एक मोहताज सा फासला बरकरार था। टैक्सी एक होटल के सामने रुकी तो ज़ियाद ने चंद गज दूर अपनी कार रोक ली। वो खामोशी से उसे टैक्सी से निकलते देखे गया। वो बॉक्स लिए अंदर जा रही थी, उसका अबाया हवा से पीछे को उड़ रहा था। ज़ियाद ने वो स्याह मखमली डब्बी उठाई और उसे खोला। अंदर जगमगाते हीरे की चमक दोपहर की रोशनी में आंखों को खैरा कर रही थी। उस चमक में एकदम सारे मनाजर धुंधला गए। चमकीली धुंध छटी तो वो एक नीम तारीख सा लिविंग रूम था, जहाँ सोफों पे कपड़े चढ़े थे। मरकजी सोफे पे एक गोरा चिट्टा दराज कद आदमी बैठा था। सामने एक कम उम्र सांवले रंग का लड़का खड़ा था। उसने कपकपाते हाथों से एक रिपोर्ट कार्ड पकड़ा रखा था। उस पर बड़ा बड़ा ज़िया सुल्तान लिखा था। आंखों पे ऐनक लगी थी और पलकें गीली थी। किचन के दरवाजे के साथ एक सफ़ेद दुपट्टे वाली दुबली पतली सी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे।
और उसने चौखट को मजबूती से थाम रखा था। इधर दिखाओ। आदमी ने कार्ड खींच लिया, फिर उसे खोल के देखा। उसकी सुर्ख आंखें लड़के की तरफ उठी। लड़के का जिस्म होले होले कांप रहा था और चेहरा सफेद पड़ रहा था। आदमी ने कार्ड एक तरफ फेंका, फिर वो खड़ा हुआ। लड़का जानता था अब क्या होने जा रहा था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुआ। आदमी ने पैंट में लगी बेल्ट का बक्कल खोला। लड़के की रंगत अब नुचड़ चुकी थी। वो 1 कदम मजीद पीछे हुआ। उनके हाथ ने बेल्ट पूरी खींच ली, फिर उसे इशारा किया। लड़के ने पलट के माँ को देखा। वो खामोश खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़के के कदम खुद ब खुद एक दरवाजे की तरफ उठने लगे। वो इस कमरे में चला गया और आदमी बेल्ट लिए उसके पीछे दाखिल हुआ। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो औरत भीगी आंखों से बंद दरवाजे को देख रही थी। मंजर बदला। वही लिविंग रूम था, लेकिन रात खिड़कियों के पर्दों के पीछे उतरी दिखाई देती थी। औरत ने उस कमरे का दरवाजा खोला। कम उम्र लड़का तन्हा बेड पे बैठा सर झुकाए हुए था। आहट पे चेहरा उठाया, एक आंख के साथ नील था। बाजुओं पे बेल्ट के निशान थे और बहुत से आंसू आंख में अटके थे। बाहर आ जाओ, तुम्हारे अब्बू ऑफिस से आ गए हैं। वो तुम्हारा फेवरेट फ्राइड चिकन लाए हैं। वो खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो प्यार से उसके बाल सहलाती कह रही थी। उसने शिकवा किना नजरों से औरत को देखा। उनको एहसास है कि उन्होंने गलत किया। वो इसीलिए चिकन लाए हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेटा, ये उनकी मोहब्बत ही है। गुस्सा भी वो मोहब्बत का हिस्सा होता है। अब बाहर आ जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे वो हुआ ही नहीं। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कते गए, लेकिन उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो खड़ा हो गया और माँ का हाथ पकड़ लिया। जबरदस्ती चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजा ली और उनके साथ चलता बाहर आया। अब्बू डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़िया सुल्तान ड्राइविंग सीट पे बैठा जख्मी नजरों से उस जगमगाते हुए हीरे को देख रहा था। उसकी पसंदीदा शै लाया था, हीरा, 2 कैरेट का हीरा। ये हीरा काफी क्यों नहीं था कशमाला मुबीन को यह महसूस करवाने के लिए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरीद लॉर्ड नामी अपार्टमेंट का दरवाजा खोल के बियर बॉल फरीद अंदर दाखिल हुआ तो पहली नजर जूतों के रैक पे पड़ी। माहिर के जूतों के साथ एक स्टाइलिटी भी रखे थे। लिविंग रूम से आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी उसने जूते उतारे और चाबियों का गुच्छा उंगलियों में घुमाता राहदारी अबूर करके आगे आया तो चेहरे पे बहुत सी करवाहट फैल गई। सूजी एक सोफे के हत्थे पे ऐसे बैठी थी कि टांग पे टांग जमा रखी थी। हाथ में कागजों का एक पलंदा था। सामने माहिर खिड़की के साथ खड़ा था और दीवार से टेक लगाए, बाजू सीने पे लपेटे, पैरों की कैंची बनाए। वो ट्राउजर्स और टी शर्ट में मलबूस था। शेव बढ़ी हुई थी। यकीनन वो ऑफिस नहीं गया था। वो कुएं की सुबह आप सूजी माहिर को देख के कुछ पूछ रही थी। माथे पे कटे बैंग्स और बकिया बालों की छोटी सी ऊंची पोनी बनाए उसके चेहरे पे संजीदगी थी। मुझे याद करवाओ कि तुम कौन हो। बियर बॉल फरीद च्युइंगम चबाता हुआ सामने आया और उसे देख के जैसे सोचने लगा। ओह हाँ, माथे को हाथ मारा। तुम वो हो जिसने धोखे से खुद को माहिर की वकील जाहिर करके मुझे थाने से भेज दिया था। नहीं बियर बॉल, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें चंद फिक्रों में ऐसे कन्वेंस किया था कि तुम अपने सगे भाई को थाने में तन्हा छोड़ के चले आए थे। छी। सूजी ने अफसोस से पलकें झपकाई। बियर बॉल का चेहरा सुर्ख हुआ। पहले बेबसी से माहिर को देखा जो अब मोबाइल की तरफ मुतवज्जा था और फिर उसे। सुनो, मेरे साथ गेम्स ना खेलो। मैं ये तब से खेल रहा हूँ जब से बहुत जब्त से खुद को रोका। जब से सूजी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट बियर बॉल को तपाने के लिए काफी थी। सन पोर्टेकाल्डा विटामिन कन चबा चबा के बोला। जब तुम एक माल्टे का विटामिन थी, एक तुर्कश मुहावरा जिसका मैंने है। बियर बॉल, उसने फोन से चेहरा उठा के उसे घूरा। बियर बॉल ने कंधे उचकाए और एल शेप सोफे के किनारे पे आ बैठा, टांग पे टांग रखी और अब के कदरे मुस्कुरा के उसे देखा। आप जारी रखें। सूजी एक नापसंदीदा नजर उस पर डाल के वापस माहिर की तरफ मुतवज्जा हुई। वो हनूज सोफे के हत्थे पे बैठी थी और वो सामने खड़ा था। माहिर बे, अब वकुए की सुबह। वैसे तुम्हारे बाबा मालिक के दोस्त कैसे बने? रिपोर्ट्स के दोस्त भी होते हैं क्या? अब के वो शेव खुजाते हुए कदरे सादगी से पूछ रहा था। सूजी ने जब्त से खुद को रोका और एक तेज नजर उस पर डाली। मालिक वे दोस्तों के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ माहिर की जमानत करवाने के लिए कहा था, लेकिन माहिर चाहता है कि मैं आगे भी उसकी नुमाइंदगी करूं।
इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको कोई एतराज़ है? नहीं, प्लीज़ कैरी ऑन। माहिर बे आपके, उसने ऊंची आवाज़ की और लहजा तेज, इससे पहले कि बियर बोल दोबारा मुदाखलत करे। जज की जमानत मंजूर करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको रहा कर देगा। आप इस केस में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आपका हर जवाब आपको मजीद फंसाएगा। मैंने गालिब नवाज का कत्ल नहीं किया। मैं उस वक्त मोइद की शादी में था, वो धीमी आवाज़ में कहता खिड़की से हटा और बियर बोल के बाएं जानिब आ बैठा। मोबाइल उसने कहीं पीछे रख दिया था। वो अब पूरी तरह सूजी की तरफ मुतवज्जा था। शादी का फंक्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। आप वहाँ साढ़े 11 पहुंचे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल सुबह 8 बजे हुआ था। आप कत्ल करने के बाद बआसानी लिबास तब्दील करके वेन्यू पे पहुंच सकते थे। सुबह 8 बजे घर पे था। एक नज़र बियर बोल को देखा, अपने भाई के साथ। भाई की गवाही को जज फूंक मार के उड़ा देते हैं। माहिर बे आपका एलिबाई बहुत कमज़ोर है। फैजी खानम भी घर पे थी, मेरी हाउस हेल्प। मुलाजम और भाई दोनों झूठ बोल सकते हैं। बेकार। उसने शाने उचकाए। बियर बोल फरीद ने मुट्ठी भींच के जैसे बहुत मुश्किल से जब्त किया। और ये वीडियो? माहिर ने मेज पे रखे टैब की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं इस वीडियो में ज़िया सुल्तान के साथ इस कॉटेज में खड़ा नजर आ रहा हूँ। ये रहा वो कैन और ये रहा वो लाइटर। सूजी ने एक नज़र वीडियो को देखा और फिर संजीदगी से माहिर को। अव्वल तो ये साबित नहीं होता कि ये वही कैन है और वही लाइटर है, और अगर है भी तो वीडियो में आपने दोनों चीज़ों को छुआ है, यानी जाए वकूआ पे मिलने वाली चीज़ों पे आपके फिंगरप्रिंट असली हैं। इस वीडियो से कहीं साबित नहीं होता कि ज़ियाद ने ये चीज़ें उठा के क्राइम सीन पे रखी थी। माहिर ने बेचैनी से पहलू बदला। स्टिक नाइफ से किसी की गर्दन नहीं काटी जा सकती सूजी, गर्दन नहीं काटी जा सकती, लेकिन शाहराग काटी जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शाहराग स्टिक नाइफ से काटी गई और गर्दन उतारने के लिए बोन सा इस्तेमाल की गई, जो कि सर्जन इस्तेमाल करते हैं। वो असल आलाए कत्ल है। आप उसे जैकेट में छुपा के ले गए होंगे, गलती से छुरी वहीं भूल गए और गलती से नैपकिन भी छोड़ दिया। हकीकी ज़िंदगी में 99% कत्ल केसेस ऐसे ही होते हैं। कोई कत्ल फिल्मों की तरह प्लान नहीं होता कि सब परफेक्ट हो। कातिल अपना डीएनए, फिंगरप्रिंट, आलाए कत्ल तक छोड़ जाते हैं। वो दोनों दो बुदू बोल रहे थे और बियर बोल की आंखें एक दूसरे तक का सफर ऐसे कर रही थी जैसे टेनिस कोर्ट में गेंद का पीछा कर रही हो। हम डिनर पे गए थे, मैंने वो नैपकिन वहीं इस्तेमाल किया था। ज़ियाद ने उसे उठा लिया होगा। इत्तेफाक से उस रेस्तोरां का कैमरा काम नहीं कर रहा था। उसने शाने उचकाए। शायद आपने नैपकिन खुद जेब में डाल दिया हो और कत्ल के वक्त गलती से वहां गिर गया हो। इससे पहले कि माहिर जवाब देता, बियर बोल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप किसकी साइड में हैं, पहले ये फैसला कर लें। सूजी ने अब के बहुत खूबी से बियर बोल को देखा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रोसिक्यूटर कैसे इस केस के बखिए उधेड़ेगा। हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ। माहिर तलख हुआ। वो शदीद नाखुश दिखाई दे रहा था। आपके सच पे आपके दोस्त तक ने यकीन नहीं किया। अदालत क्यों करेगी? आपकी रेपुटेशन एक मैनिपुलेटर की है। आप लोगों और हालात को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं और सच को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप इस केस से ज़्यादा ज़िया सुल्तान का नाम लेकर नहीं बच सकते। अदालत यकीन क्यों करेगी कि अपने साले की शादी में आया एक टूरिस्ट आपको फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश करेगा, सवाए इस सूरत में कि सूजी ने वक्फा दिया। वो दोनों बेख्तियार उसे देखने लगे कि अदालत आपको वो वजह फराहम करे जो ज़िया सुल्तान के पास है। माहिर की गर्दन में एक गिल्टी सी डूब के उभरी। ज़िया सुल्तान और आपके दरमियान क्या दुश्मनी है? माहिर खामोश रहा। बियर बोल के तने तासुरात भी ढीले पड़ गए। लिविंग रूम में एक तनाव भरी खामोशी छा गई। माहिर बे अब के वो नरमी से बोली, हमने ये साबित नहीं करना कि ज़ियाद ने यह कत्ल किया है, हमने सिर्फ ये साबित करना है कि आपने कत्ल नहीं किया। हमने जज के जहन में इतना सा उंगली और अंगूठे से 1 इंच का खला बना के दिखाया। शक डाल देना है कि आपको फंसाया जा रहा है और वो आपको रहा कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे सच बोलना होगा। उसने कागज एक तरफ रखे और टैब उठा के स्क्रीन रोशन की, फिर पेंसिल उंगलियों में पकड़ी जैसे लिखने के लिए तैयार हो। मुझे जज के सामने ज़िया सुल्तान का एक ऐसा इमेज पेंट करना है जिसे उसको खुद ब खुद यकीन आ जाए कि वो ऐसी साजिश कर सकता है। वो स्क्रीन पे कुछ लिखते हुए पूछ रही थी, आप ज़िया सुल्तान के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले तो वो हैंडसम नहीं है। बियर बोल से रहा नहीं गया। बियर बोल, माहिर ने घूर के उसे देखा। उसने दोनों हाथ उठा दिए।
तमाम सॉरी। माहिर वापस उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बहुत से अल्फाज जोड़े। जियाद और मेरी दुश्मनी काफी पुरानी है। वजह? उसकी आंखों में देख रही थी। माहिर ने थूक निकला। उसने, मुझे शक है कि उसने मेरी बहन को अगवा किया है। लेकिन आपकी बहन तो मर चुकी है। आपने उसके मेमोरियल डिनर पे खुद ऐलान किया था। प्रोसिक्यूटर वो ट्वीट दिखा के आपकी इस वजह को 1 मिनट में हवा में उड़ा देगा। माहिर फरीद ने बेख्तियार माथे को छुआ। माजी के बहुत से झूठ उसको घेर चुके थे। मैं तस्दीक करता हूँ। खनकार के चेहरे से अल्फाज जोड़े। मुझे शक है कि उसने मेरी बहन को मरवाया है। क्या आप कभी पुलिस में उसके खिलाफ गए? कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? कोई रिकॉर्ड? माहिर ने नफी में सर हिलाया। यह वजह कमजोर है। आपके दरमियान कुछ और भी हुआ होगा। वो गौर से उसका चेहरा देख रही थी। जियाद मेरी सेक्रेटरी का। माहिर उंगलियां बाहर फंसाए सोच सोच के कहने लगा था। जब माहिर को जिस लड़की से मोहब्बत थी, जियाद ने उससे शादी कर ली। किस्सा खत्म। बियर बॉल। जहां माहिर फरीद ने बेयकीनी और गुस्से से उसे देखा, वहीं सूजी का मुंह खुल गया। अल्लाह अल्लाह माहिर बे। उसने एक हाथ गाल पे रखा और पलकें 2-3 दफा झपकाई। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा वक्त बचा रहा हूँ। ये फी घंटा के हिसाब से चार्ज करती है। वो ढटाई से कंधे उचका के बोला। माहिर लब भींचे चंद लम्हे उसे घूरता रहा। फिर वापस सूजी को देखा तो वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। आप अगली समात पे रहा हो जाएंगे, क्योंकि हम तुर्कश लोग रकाबत को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो एकदम जोश से कहने लगी। कैसे? बियर बोल चौंका। अलबत्ता वो उठ खड़ा हुआ। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। 2 मर्दों में मसाइल 3 वजूहात की बिना पे होते हैं। सूजी ने बंद मुट्ठी से एक उंगली निकाली, पैसा। दूसरी उंगली निकाली, अथॉरिटी। और आखिरी उंगली, और औरत। माहिर खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ। बेख्तियार पट खोल दिए। ताजा हवा अंदर आने लगी। उसे घुटन सी हो रही थी। हम अदालत को ये बता सकते हैं कि जियाद एक जेलस शोहर था। तुर्कश जुबान में हम उसे रकीब कहते हैं। इसको मालूम हो गया कि आपका उसकी बीवी के साथ अफेयर था, इसलिए उसने रकाबत में ऐसा किया। नहीं। उसने पलट के इन दोनों को देखा तो उसके माथे पे बाल थे और जबड़े की रगें तनी हुई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अफेयर नहीं था। बेशक ना हो, मगर आपको अदालत को ये कहना पड़ेगा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको एक ज़रा सा झूठ से खुद को महफूज बनाना होगा। मैं हर रोज़ अदालत में रकाबत के केसेस देखती हूँ माहिर बे। जजेस अफेयर्स को पसंद नहीं करते, लेकिन वो आपकी बेगुनाही पे यकीन कर लेंगे। रकाबत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अल्लाह अल्लाह। औकात खानुम। बियर बॉल ने माथे को छुआ। कभी ओनर का लफ्ज सुना है? मेरा भाई भले जितना पैसे का लालची, झूठा और धोखेबाज हो जाए, वो इस तरह की नीच हरकत नहीं करेगा। सूजी ने शाने उचकाए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप अपनी जिंदगी बचाएं या अपनी ओनर। सुबह ऑफिस में मिलेंगे। उसने टेबलेट उठाया और बैग में डालने लगी। और अब तुम जाके अपने मालिक बे को सारी रिपोर्ट दोगी, है ना? बियर बॉल उसे जाने की तैयारी करते देख के तंज से बोला। सूजी ने बरहमी से उसे देखा। मैं वकील और क्लाइंट की राजदारी के प्रिविलेज को ऐसे तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। फिर बैग उठाया और अलविदा कहती दरवाजे की तरफ भाग गई। मैं बता रहा हूँ, इस लड़की को यहाँ भेजने में भी मालिक का कोई एजेंडा छुपा हुआ है। वो दरवाजे तक जा रही थी जब बियर बॉल ने बुलंद आवाज में पीछे से कहा, बस करो बी। वो बेजार हो गया था। मोबाइल उठाया और फिर बेदिली से वापस फेंक दिया। बियर बॉल ने गौर से उसकी ये हरकत देखी। माला ने जवाब नहीं दिया। उसने पैर लंबे करके सोफे पे रख दिए और दूसरे हाथ पे सर जमा लिया। उसे अपने शोहर का सच नहीं सुनना। उसने शाने उचका दिए। बहुत से गिल्ट ने बियर बॉल के दिल को दबोच लिया, लेकिन फिर उसने सर झटक दिया। माला अगर जवाब नहीं दे रही तो ये उसका अपना फैसला है। उसका उसमें कोई कसूर नहीं है। उस लड़की पे ज्यादा एतबार ना करो माहिर। ये अभी लिफ्ट में पहुंचते ही मालिक को कॉल करेगी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो शदीद बुरे मूड में दिखाई दे रहा था। बस सर झटक के अपने कमरे की तरफ भाग गया। बाहर अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल होते हुए सूजी फोन कान से लगाए कह रही थी, उसने मुझे जियाद की बीवी के बारे में बताया है, हालांकि आपको बताना चाहिए था। वो जैसे खफा हुई। तो तुमने उसे क्या कहा? यही कि उसके पास 2 ऑप्शन हैं। वो अपनी बात दोहराने लगी। लिफ्ट नीचे जा रही थी और उसके धाती दरवाजे में सूजी को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। क्या तुमने उसे तीसरा ऑप्शन बताया है? उसकी सर्द आवाज गूंजी। सूजी हल्का सा मुस्कुराई। उसकी कंचों जैसी आंखें चमकी।
اتنی جلدی نہیں، ورنہ وہ مجھ پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ پہلے اعتبار قائم ہونے دیں، پھر میں تیسرا آپشن اس کے سامنے رکھوں گی، وہ لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور جاتے ہوئے اس کی مدھم آواز ہو گئی۔ مالا نے ہاتھ بڑھا کے دروازہ دھکیلا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ لاکڈ نہیں تھا۔ اسے جیسے حیرت ہوئی، یہ لاکڈ کیوں نہیں تھا؟ وہ ایک سفید سا ہال تھا، بہت سی فرشی میزیں اور کشن رکھے تھے، لیکن وہ خالی تھا۔ وہاں کوئی ذی نفس نہ تھا۔ ہال میں کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی دروازہ، محض وہ دروازہ کھلا تھا جس سے وہ داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ دن کی روشنی بھی اندر آئی تھی۔ اس کا رخ ایک دوسرے دروازے کی جانب تھا۔ اسے جیسے معلوم تھا کہ اسے یہی جانا ہے۔ وہ قدم قدم چلتی اس دروازے تک آئی، ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو پھر حیرت ہوئی، وہ بھی لاکڈ نہیں تھا۔ مالا نے اسے دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کمرہ خالی تھا، سوائے دیوار سے لگی ایک اسٹڈی ٹیبل کے۔ اس ٹیبل پہ کچھ بھی نہ تھا، وہ کسی کینوس کی طرح کودی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے لمبا سفید نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا جس کے گریبان پہ فریل تھی، لمبے گھنگریالے بال کمر پہ گر رہے تھے۔ حلال؟ آہٹ پہ اس نے چہرہ موڑ کے دیکھا۔ مالا کو آتے دیکھ کے وہ مسکرائی۔ اس کے گال میں ڈمپل سا پڑتا تھا، وہ اس ڈمپل کو پہچانتی تھی۔ وہ ان بھوری آنکھوں اور بے تحاشا مڑی ہوئی پلکوں کو بھی پہچانتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ تحیر سے کہتی اندر آئی۔ حلال مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ مالا اس کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھی، ایسے کہ اب دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ دروازہ لاکڈ نہیں ہے حلال، مجھے معلوم ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، لیکن وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ پھر تم خود کیوں نہیں یہاں سے نکل جاتی؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے حلال کے ہاتھ تھامے، وہ سرد تھے۔ پلیز مجھے پکارنا چھوڑ دو۔ اس نے اس کے ہاتھ دبائے۔ اس کی آنکھوں میں منت بھی تھی اور آنسو بھی۔ میری اپنی زندگی اس وقت بہت میسڈ اپ ہے حلال، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں خود بچانا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اچنبے سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، تم چاہو تو بھاگ سکتی ہو۔ مالا، وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں پکار رہی، پھر کس کو؟ اسے الجھن ہوئی۔ اپنی ماں کو شاید، اس نے سوچا، کہا نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ حلال کے ہونٹ اب بھی نہیں ہلے۔ کس کا؟ میں انتظار کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بنا ہونٹ ہلائے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک دوسری آواز مخل ہوئی، چائم، 1 2 3۔ مالا نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھر تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں تھی اور کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا، وہ ابھی تک نم تھی۔ اس نے کراہ کے کن پٹیاں تھامی۔ اور حلال؟ او حلال، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میری اپنی زندگی میں بہت مسئلے ہیں۔ آنکھیں کھولی تو دھیان اس چائم کی آواز تک گیا، اس کی LM ٹون۔ دل بھاری ہوا۔ کیا زیاد اسے ای میل کر رہا تھا؟ موبائل اٹھا کے روشن کیا تو لمحے بھر کے لیے وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ ظہیر، میں اسلام آباد میں ایک نیا ریستوران کھول رہا ہوں، ساتھ میں ایک بوتیک بیکری بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو۔ اس دفعہ میں تمہیں پارٹنرشپ سے کم کچھ نہیں آفر کروں گا مالا، کوئی چھپی ہوئی ٹرمز نہیں۔ مجھے کشمالہ مبین جیسی پارٹنر نہیں ملے گی۔ مجھے نہیں معلوم تم شادی کے بعد کہاں گئی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس کی پلکوں کے کنارے ایک دفعہ پھر سے بھیگنے لگے۔ لمحے بھر کے لیے وہ دن یاد آیا جب وہ باکس میں سامان ڈال کے اوشن سے نکلی تھی۔ ایک راستہ کھل گیا تھا، وہ اسلام آباد واپس جا سکتی تھی، وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پردے کھول دیے۔ نیچے نیلا تالاب دکھائی دے رہا تھا، عصر کی روشنی سارے میں پھیلی تھی۔ وہ جانے کس وقت آ کے سوئی تھی، وقت کا دھیان ہی نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت ایک خیال سب پہ حاوی تھا، وہ اسلام آباد واپس جا سکتی تھی۔ اسے اس ملک سے نکلنا تھا، اسے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے اور صرف ایک شخص تھا جس سے اسے صاف گو جوابات کی امید تھی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی، پیر میز پہ رکھے فون کان سے لگائے ہوئے تھی، نگاہیں کھڑکی پہ رکھے پودے پہ جمی تھی جس کے کنارے ڈوبتے سورج کی گلابی روشنی میں دھمک رہے تھے۔ پیسے چاہیے؟ مالک فرید کی برف جیسی آواز گونجی۔ نہیں چاہیے، نہیں، یا مانگیں گی نہیں، دونوں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے اس ملک سے نکلنا ہے اور اس کے لیے مجھے زیاد کے آبشار سے ری انٹری نکالنی ہے۔ کیا کوئی طریقہ ہے جو زیاد سے طلاق لے لیں اور چلی جائیں؟ سمپل۔ اس کے اندر ایک ناخوشگوار سی لہر اٹھی۔ اف نہیں، یہ لفظ، آپ اتنی آسانی سے یہ لفظ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟
क्योंकि वो जैसे खुद भी उलझ गई। वो कुछ और पूछ रही थी, वो कुछ और कह रहे थे। क्योंकि ये एक टैबू है मालिक साहिब, मैं कैसे उसके बारे में सोच सकती हूँ। दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी और अमीर औरत के लिए भी ये इतना ही भयानक लफ्ज है जितना एक गरीब और अनपढ़ औरत के लिए। क्यों? उन्होंने दोहराया। क्योंकि इस लफ्ज के साथ सारी उम्र रहना पड़ता है। ये एक लफ्ज मेरी पूरी जात को डिफाइन करने लगेगा। उसे झरझरी सी आई। आपको याद है ना, आपका शोहर एक किराए का कातिल है। उसने कर्ब से आंखें बंद की और सर में दर्द होने लगा था। जानती हूँ, आप सिर्फ सच जानती ही, सच की पैरवी का हौसला नहीं है आप में। सच की पैरवी? उसने चौंक के आंखें खोली। खुद को सच के हवाले कर देना और ये देखना कि सच आपको हाथ से थाम के किस रास्ते पे लेकर जा रहा है। मैं ज़्यादा से तलाक नहीं ले सकती, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो चंद लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर क्या प्लान है आपका? मैं, वो खनकारी अल्फाज जोड़े, मैं पाकिस्तान जाऊंगी, जिंदगी दोबारा शुरू करूंगी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। बहुत सी औरतें रहती हैं। हमारी फैमिली में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने तलाक नहीं ली और अलग हो गई, शायद इसलिए कि उनके बच्चे थे, आपके नहीं हैं। एक तशक्कुर भरी सांस उसके लबों से खारिज हुई। शुक्र है होंगे भी नहीं, उसने सोचा, कहा नहीं। वो एक फैसला उसके सारे गलत फैसलों पे भारी था। और ज़ियाद आपको ऐसे अलग रहने देगा? जब मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहूंगी तो वो मुझे जबरदस्ती क्यों रखेगा? उसे मालूम है कि आप इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, यानी आपको ये गलत फहमी है कि उसने आपका पीछा नहीं किया होगा। मालिक साहिब, उसकी आवाज में बेजारी धार आई। वो कोई क्रीपी सा आदमी नहीं है जो मेरा पीछा करेगा। ऑफ कोर्स वो क्रीपी नहीं है, वो सिर्फ एक कातिल है। उसके जुराइम एक तरफ, मेरे साथ उसका रिश्ता अलग है। वो मुझे इस्तांबुल जाने नहीं रोक सकेगा। वो मेरे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपने हकूक जानती हूँ। वो तलक हुई। वो क्या पूछ रही थी? वो बात को कहाँ से कहाँ ले गए थे। शायद माहिर ठीक कहता था। किस बारे में? यही कि ज़ियाद ने आप पे सहरे इश्क किया था। वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। फोन कान से हटा के उसे घूरा, फिर वापस कान से लगा लिया। व्हाट? उसकी हैरत बेजारी में बदल गई थी। ओ, माहिर ने ये थ्योरी आपसे शेयर नहीं की थी? उन्हें जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दुनिया की सबसे बच्चेगाना बात है। उसका चेहरा गुलाबी पड़ने लगा। वो ये समझता है कि ज़ियाद ने मुझ पे कोई जादू। व्हाट नॉनसेंस! उफ! शदीद गैस से उसने मुट्ठियां भींच ली। यू नो व्हाट, आप सब एक जैसे हैं। आप सब ये समझते हैं कि हर चीज़ में मेरा कसूर है। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे वाकई आपकी फैमिली से दूर रहना चाहिए। उसने गुस्से से फ़ोन बंद किया और पावर का बटन दबा दिया। मालिक साहिब अपनी ईमानदारी अपने पास रखें, उसे उनकी ज़रूरत ना थी। डूबते सूरज को देखते हुए वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसे फैमिली डिनर याद आया। माहिर सहरे इश्क के बारे में कुछ बता रहा था, उसे सुना रहा था, वो ज़ियाद को सुनवा रहा था। उफ! उसे क्या समझता था? उसकी कोई मर्जी ही नहीं थी। वो कोई गुड़िया थी जैसे कोई जादूगर अपनी मर्जी से जिस जानिब चाहे मोड़ दे। अच्छी बात है, पड़ा रहे वो जेल में अपनी थ्योरीज के साथ। उसे अब माहिर फरीद की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।